हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप ऑल यू आर वेल। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे। मैंने कल बोला था आपको कि 2 यूनिट स्टार्ट करेंगे, एक करेंगे सेकंड यूनिट, एक 10 यूनिट करेंगे। 10 यूनिट की कल फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैंने एक अपलोड की थी। आज मैं डाल रही हूँ सेकंड यूनिट पढ़ेंगे अपन, जो कि एमपी का हिस्ट्री है। उससे पहले आप अपना होमवर्क सुन लीजिए, जो कि आपको अपने खुद से करना है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट सिलेबस है हिस्ट्री का। तो आपको हिस्ट्री खुद से ही करनी है, टॉपिक वाइज करनी है। और यहाँ से जैसे भारत का इतिहास पढ़ेंगे अपन, तो भारत के इतिहास में संकल्पना, ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह, ये वाला नया टॉपिक है। ये चाहे तो मैं खुद के नोट्स बना के आपको दूंगी, इसको अभी रहने दीजिए। पर ये आपने किया और कर रखा होगा पहले, कहीं ना कहीं से आपके पास कोई बुक होगी या कोई मटेरियल होगा, किसी के नोट्स होंगे, जहाँ से भी आपने कर रखा है उसको आप रिवाइज करते चलिए। और नहीं होगा तो मैं ऑडियो बना के एक सेंड कर दिया करूँगी टॉपिक वाइज। तो ये आपको हिस्ट्री का होमवर्क बहुत अच्छे से करना है, और एमसीक्यूज़ वगैरह लगवा दूँगी मैं, लेकिन इसको होमवर्क को आपको खुद से करना है। इसको कर लीजिए, कल तक कर लीजिए, आज में कर लीजिए, मतलब आज मॉर्निंग में मैं ये जो वीडियो अपलोड किया है इसको देख लीजिए। और आपका एमपी का हिस्ट्री चलेगा, और शाम तक आप इसको कर लीजिए। शाम को आपको 10 यूनिट की मिलेगी। इस तरीके से 10 यूनिट अपनी ऑन द रेगुलर बेसिस चलेंगी। सेकेंड यूनिट में आपको पता है एमपी का हिस्ट्री है। एमपी की हिस्ट्री की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या है, कला, स्थापत्य कला, ये सब पूछा हुआ है। तो पुरातात्विक घटनाएं हो गई, जनजातियाँ हो गई, बोलियाँ हो गई, ये अपन 10 यूनिट पे करेंगे। जनजातियों का बोलियों वाला ये सारा कुछ 10 यूनिट में आएगा। बाकी इसमें से जो बचा हुआ है वो मैं आपको करवाती जाऊँगी। पर्यटन स्थल हो गए, विश्व धरोहर स्थल हो गए, जनजातीय व्यक्ति, जो जनजातीय व्यक्तित्व वाला टॉपिक भी अपन 10 यूनिट में ही कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन अपना चैप्टर। ये मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मैंने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं जिससे आपको थोड़ा सा इजी वे में समझ आ जाए चीज़ें। तो मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास का ये फर्स्ट नंबर का टॉपिक है अपना। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल। जो महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश दिए हैं वो प्राचीन हिस्ट्री में आते रहेंगे और आगे भी आते रहेंगे। उससे पहले ये थोड़ा सा बेसिक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अपन कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे जिससे अपन को एग्ज़ाम हॉल में ज़रा भी दिक्कत हो कुछ भी क्वेश्चन करने में। तो एक बार ब्रीफ दे देती हूँ मैं, और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती जाऊँगी, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो है कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसके साक्ष्यों को या अभिलेखों को या शिलालेखों को ना तो किसी ने पढ़ा है अभी तक और ना उन्हें लिखा गया था। तो प्रागैतिहासिक काल बिल्कुल ऐसे चलता है कि उत्खनन पे चलता है, जहाँ से जो मिल गया उसके बारे में कुछ बोल दिया कि ऐसा होगा। कंफर्मेशन कुछ नहीं है, होगा होगा में चीज़ें चल रही हैं, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है वगैरह, क्योंकि उसको ना तो लिखा गया है और ना ही पढ़ा गया है। दूसरी चीज़ देखेंगे अपन, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं, और प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है पुरापाषाण काल, जो जिसका टाइम पीरियड था 10 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व। इसमें क्या हुआ था, खेती करना, निवास के लिए घर बनाना, पशुपालन, मृतक संस्कार आदि करना नहीं जानता था। पाषाण काल में मनुष्य ना तो खेती करना जानता था, निवास करना भी नहीं जानता था, घर बनाना भी नहीं जानता था, पशुपालन, मृतक संस्कार, ये सब वह नहीं जानता था। भोजन के लिए केवल पशु, फल और मछलियों पर ही आधारित था, क्योंकि उसको कृषि करना तो आता नहीं था। तो जो भी कंद मूल फल वगैरह जो भी मिला हो वो खा लिया, या फिर मछली, पशु, इन पर ही निर्भर करता था खाने के लिए। और ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं थे उनके पास, तो पशुओं की खाल से अपना वो शरीर ढकता था। फिर यह काल जो था पुरापाषाण काल था, इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया था। इनको 3 भागों में बांटा गया था। निम्न पुरापाषाण काल, ये निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, थर्ड है उच्च पुरापाषाण काल। सबसे पहले अपन निम्न पुरापाषाण काल देखेंगे, तो इसका केवल स्थल याद रखना है अपन को कि कहाँ से कुछ मिला हो, इंपॉर्टेंट हो, बस इतना ही याद रखना है। तो इसमें देखेंगे निम्न पुरापाषाण काल में सर्वप्रथम स्थल मिला है भीमबेटका से और नर्मदा घाटी से। सेकंड, ये जो मध्य पुरापाषाण काल है, इसमें जो मानव की प्रजाति मिलती थी वो होमो इरेक्ट्स थे। अभी जो अपन मानव हैं वो अपन होमो सैपियंस कहलाते हैं। तो होमो सैपियंस है अभी अपन, इससे पहले होमो इरेक्ट्स के साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल से। थर्ड देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल के स्थल मिलते हैं सोन घाटी से।
मध्य प्रदेश में साक्ष्य पुरापाषाण काल के कहाँ कहाँ से मिले, तो पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं मध्य प्रदेश से, भीमबेटका से और हथनौरा सीहोर से। फिर उसके बाद दूसरा काल आता है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और थर्ड नवपाषाण काल। तो जो मध्यपाषाण काल था इस पे अपन जाते हैं। मध्यपाषाण काल में देखेंगे 10,000 से 7,000 इसका टाइम पीरियड था और इसकी खोज जी.एल. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में की थी। विंध्य क्षेत्र में इसका प्रथम साक्ष्य मिला है जिसकी खोज की थी जी.एल. कार्लाइल ने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में दिया हुआ है कि शिकार के साथ पशुपालन करना सीख गया था। शिकार के साथ पशुपालन करना अब इसने सीख लिया था। वहाँ ऊपर जो अपन पाषाण काल पढ़ रहे थे वहाँ पे शिकार करना सीख गया था, लेकिन उसने पशुपालन नहीं सीखा था। यहाँ पे उसने पशुपालन सीख लिया। फिर मृतक संस्कार का आरंभ हो गया था। यहाँ पे गाड़ना सिर्फ सीख गया था, जलाना अभी नहीं सीखा था। थर्ड हो गया था, पालतू पशु के रूप में कुत्ते का उपयोग करने लगे थे, मतलब पशुपालन सीख लिया था। खेती करना आरंभ अभी नहीं हुआ है। शैलाशय मिले हैं जम्बूद्वीप एवं जरौथी द्वीप से, ये दोनों पचमढ़ी में हैं। और साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के आदमगढ़ से, ये याद रखिए आप लोग ध्यान से। थर्ड पढ़ेंगे नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, 7,000 से 4,000 BC इसका टाइम था। और पशुपालन खेती करना आरंभ कर दिया था। निवास के लिए स्थान एवं वस्त्र पहनना शुरू कर दिए थे। मृतक संस्कार, गाड़ना और जलाना अब दोनों सीख लिए थे। आग जलाना सीख लिया था इन्होंने, खाना पकाना सीख लिया था और पहिए का आविष्कार हो चुका था। धर्म, भूत प्रेत आदि की कल्पना यहाँ से शुरू हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे स्थल। नवपाषाण काल के स्थल मिलते हैं जबलपुर में भेड़ाघाट, लमेटा घाट, तिलवारा घाट और तिलवारा घाट से। ये 3 जगह से जबलपुर में मिलते हैं। भोपाल में मिलते हैं मनुआवन टेकरी, श्यामला हिल्स, नवेरी हिल्स, बैरागढ़। हटा संग्रामपुर दमोह में है। मामा भांजा शैलाशय पचमढ़ी में है। एरन सागर में है और खजुराहो जैतवारा खजुराहो। तो यहाँ से ये मिले हैं अपन को नवपाषाण काल के साक्ष्य। नेक्स्ट देखेंगे अपन पाषाण काल के कुछ स्थल देख लेते हैं, जैसे कि भीमबेटका इंपॉर्टेंट साइट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो इसको ज़रा ध्यान रखना है भीमबेटका को। तो भीमबेटका मतलब भीम के बैठने का स्थान। और सबसे प्राचीनतम गुफा है, 500 से ज़्यादा शैलाशय मिले हुए हैं यहाँ से। इसका स्थान है रायसेन जिला अब्दुल्लागंज के समीप, अब्दुल्लागंज रायसेन जिला, भीमबेटका। खोज श्री विष्णुधर बाकर जी ने की थी 1957-58 में। साक्ष्य पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल के शैल चित्र मिलते हैं यहाँ पे। तो अगर कभी भी आपको दोनों चीज़ें, वैसे तो पुरापाषाण काल लगाना है, पर पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों ऑप्शन में दिए हों और अगर तीसरा ऑप्शन ये है कि ए और बी दोनों, तो आपको पुरापाषाण और मध्यपाषाण दोनों ही लगाने हैं। 2003 में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। फिर डिकिंसोनिया जंतु अवशेष मिला है फरवरी 2021 में, जिसको सबसे पुराना जंतु अवशेष कहा जा रहा है। ये भी भीमबेटका से मिला हुआ है। यहाँ से कुछ चित्र मिले हुए हैं गेरुआ और सफ़ेद रंग के, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे आदमगढ़, मध्यपाषाण कालीन स्थल है आदमगढ़। स्थिति इसकी होशंगाबाद जिला है। खोज मनोरंजन घोष द्वारा हुई है और उत्खनन आर.बी. जोशी द्वारा गया है। याद रखिएगा, खोज देखा किसने, मनोरंजन घोष जी ने। उत्खनन वहाँ किसने करवाया, आर.बी. जोशी जी ने। पशुपालन के साक्ष्य, व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाना, ये हुआ है। आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्या हुआ है कि कुत्ते के साथ व्यक्ति को दफनाया गया है। आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन हथनौरा सीहोर, नेक्स्ट साइड है। तो ये पुरापाषाण कालीन स्थल है। स्थिति इसकी सीहोर जिले में पड़ती है। 1982 में अरुण सोनकिया जी द्वारा हथनौरा की खोज हुई थी, 5 दिसंबर 1942 को। प्राचीन नर्मदा मानव प्राप्त हुआ है। यहाँ पे एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है यहाँ से, जिसको नर्मदा शिष्य, नर्मदा मानव ऐसे नामों से पुकारा जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे महादेव पिपरिया। महादेव पिपरिया नर्मदापुरम होशंगाबाद में है और खोज इसकी एस.डी. शांकलिया और सुपेरकर जी ने की थी। नवदा टोली खरगोन में है, खोज की थी एस.डी. शांकलिया में। याद रखना ये खोज करता है और इनके जगह में कौन सा मतलब जिला लग रहा है वो आप याद रखिए। जैसे महादेव पिपरिया नर्मदापुरम हो गया, नर्मदा टोली खरगोन हो गया। आवरा मंदसौर एच.बी. त्रिवेदी ने की थी इसकी खोज। याद रखिए, ये खोजकर्ता पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मैप बना दिया है, जिससे लोकेशन ईजी हो जाती है जब आप मैप में देख के पढ़ते हैं, तो याद रहता है आपको, मैप से याद रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक मैप, ऐसा रफली मैप बना दिया है, नॉट एग्जैक्टली, पर हाँ समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो गुप्तेश्वर, ग्वालियर, बेलन घाटी से कृषि के साक्ष्य मिले। बेलन नदी यहाँ से निकलती है, तो बेलन घाटी से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, पर ध्यान रख लीजिएगा। त्योंधर रीवा में पड़ता है। हटा दमोह, हथनौरा सीहोर, खलगाट धार, भीमबेटका रायसेन, भूतरा नरसिंहपुर
और होशंगाबाद से 3 चीज़ें मिलती हैं, पनारपानी, आदमगढ़ और मामा भांजा शैलाशय, ये तीनों होशंगाबाद के हैं। ये जो भूतड़ा नरसिंहपुर है, यहाँ से सबसे प्राचीन औजार के साक्ष्य मिले हुए हैं। कसरावत खरगोन में है। नेक्स्ट देखेंगे चंबल घाटी क्षेत्र। चंबल घाटी क्षेत्र नर्मदा, कुछ क्षेत्र डिवाइड किए गए हैं जिनकी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने उस क्षेत्र में खोज की है। जैसे कि चंबल घाटी क्षेत्र था, उसकी खोज विष्णु वाकड़कर, एच.वी. त्रिवेदी, ए.पी. खत्री, ए.के. श्रीवास्तव ने की है। नर्मदा घाटी क्षेत्र देखेंगे तो इसकी आर.वी. जोशी, एच.डी. साकलिया ने खोज की है। नेक्स्ट देखेंगे सोन घाटी क्षेत्र, तो निसार अहमद और जी.आर. शर्मा जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेतवा घाटी। बेतवा घाटी बाकड़कर और राम सिंह ने की है, और सोनार घाटी आर.बी. जोशी ने की है। बेतवा घाटी, सोनार घाटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपनी साइड याद रखिएगा 3 कौन कौन सी। एक चंबल याद रखिए बहुत ध्यान से, चंबल, नर्मदा एंड सोन, ये तीनों, और इनके खोजकर्ता बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे नवपाषाण कालीन के बाद रूपांतरण। हाँ, नवपाषाण कालीन, जो नवपाषाण काल था उसका और रूपांतरण हुआ, और वो 2 भागों में हुआ। कैसे हुआ? एक तो ताम्रपाषाण काल और एक हुआ महापाषाण काल। इसको ताम्रपाषाण काल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया था। औजारों के लिए पत्थर और तांबे का उपयोग हुआ था। तो तांबे के लिए हो गया ताम्र और पत्थर के लिए हो गया पाषाण। मालवा संस्कृति का विकास हुआ है ताम्रपाषाण कालीन युग में, और मालवा संस्कृति के मृदभांड सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नाम और खोजकर्ता मैंने बताए हुए हैं यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन युग के, जो कि डायरेक्ट पूछ लेते हैं, खोजकर्ता पूछ लेंगे या आपको नाम दे दिया जाएगा और उसका डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे। जैसे कि कायथा उज्जैन में है, नाबदा टोली आपकी खरगोन में है, डांगवाल उज्जैन में है, आवरा मंदसौर है, एरन सागर में दिया हुआ है, एरन सागर है, विदिशा है आपका विदिशा। विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा, बेसनगर, किसी भी फॉर्म में आए, या भेलसा पूछ ले आपसे या बेसनगर पूछ ले, तो आपको लगाना है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जो कि विदिशा में। खेड़ीनामा होशंगाबाद में है, नागदा उज्जैन, डोंगलिया बालाघाट में है, और आज़ाद नगर आपका इंदौर में है। तो इस हिसाब से आपको पूरे नाम याद रखने हैं, लोकेशन याद रखनी है, इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। नबदा टोली पूछ लेंगे कि नबदा टोली कहाँ पे है, तो आपको बताना खरगोन, कायथा उज्जैन, डांगवाला उज्जैन, आवरा मंदसौर, ऐसे करके। इनके खोजकर्ता एक बार देख लेते हैं। कायथा के वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। वाकड़कर की एक और जगह बताई थी मैंने, भीमबेटका की खोज भी वाकड़कर ने की थी। नबदा टोली एच.डी. सांकलिया हो जाएंगे, आवरा मंदसौर एच.वी. त्रिवेदी हो जाएंगे, एरन सागर वाजपेयी हो जाएंगे, कृष्णदत्त वाजपेयी, विदिशा के डी.आर. भंडारकर। ऐसे करके आपको कुछ खोजकर्ताओं के नाम याद रख लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट खोजकर्ता पूछ सकते हैं आपसे, तो वाकड़कर, एच.डी. सांकलिया, त्रिवेदी और कृष्णदत्त वाजपेयी और डी.आर. भंडारकर, ये आपको याद रखना है। कुछ विशेष चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, जैसे कि कायथा देखेंगे अपन, तो कायथा का पुराना नाम कापित्य था। नेक्स्ट देखेंगे नबदा टोली। नबदा टोली में, नबदा टोली का जो एरिया था वो ताम्रपाषाण कालीन युग में सबसे विस्तृत एरिया था नबदा टोली का, जो कि कहाँ मिलता है अपन को? खरगोन में। नेक्स्ट देखेंगे डांगवाला। डांगवाला उज्जैन में था, जहाँ से ब्राह्मी लिपि की मुद्रा प्राप्त हुई है। आवरा मंदसौर से रोमन व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एरन का प्राचीन नाम एरिकेण था, और विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा और बेशनगर था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इसका 2 पार्ट में डिवीजन हुआ था। ताम्रपाषाण कालीन अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं महापाषाण काल। महापाषाण काल में क्या था कि भारत के दक्षिण से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल के ज़्यादातर साक्ष्य भारत के दक्षिण में प्राप्त हुए हैं, लेकिन एमपी में ये उत्तर में प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य कहाँ से एमपी में मिले हैं? ग्वालियर से, मुरैना से, भिंड, रीवा, एरन, यहाँ से मिले हुए हैं। यहाँ के 2 स्मारक मिले हुए हैं, एक रीवा में, एक सिवनी में। और जो महापाषाण काल था, यहाँ पे लोहे का आविष्कार हो गया था। तो अगर महापाषाण काल को लौह युगीन युग भी बोलें, तब भी आपको स्थलों के नाम यही बताना है कि लौह युगीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको लगाना है भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है समझ आया होगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना के और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा ये जो PDF है, तो PDF की आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। तो अगर आपको प्रिंट नहीं भी निकलवाना है तो भी आप 2-3 बार इसको सुनोगे तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा, और इतना कुछ है भी नहीं, मतलब मैंने ईजी फॉर्म में ही समझाने की कोशिश की है। बाकी 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा और याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।